हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फाइनल अटेम्प्ट के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आलोक सिंह और आज हम बात करने वाले हैं बिहार की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। बिहार की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में बात करने के क्रम में मैं इस बात के संदर्भ में आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आप यह सोच रहे हैं यह कि केवल उबाऊ आंकड़ों का खेल है, उलझाऊ सिद्धांतों का खेल है, तो अपनी इस गलतफहमी को फिलहाल दूर कर लीजिए। अर्थव्यवस्था दरअसल, और वह भी बिहार की अर्थव्यवस्था, जीने की एक कला है। आपकी पेन की जो कीमत है वह आपके पिताजी माताजी के इसकी सेविंग पर मिलने वाला इंटरेस्ट, आपके गांव में बन रही सड़कें, इन सब पर जो लागत आती है, इन सब से जुड़ी हुई जो बातें हैं, उन सब का अध्ययन ही बिहार की अर्थव्यवस्था और भारत की अर्थव्यवस्था समग्र तौर पर है। तो यह कायदे से बेहद रोचक विषय है और जहां तक बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न है, तो याद रखिए, इतिहास यदि आपको अतीत की सुनहरी गलियों में ले जाता है, तो अर्थव्यवस्था वर्तमान बिहार और उसके भविष्य से आपको अवगत कराता है। आज इसी विषय पर हम डिटेल में बात करेंगे। जहां कट ऑफ में एक एक नंबर का महत्व हो, तो फिर उस स्थिति में इतने महत्वपूर्ण सेगमेंट को छोड़ना कहीं से भी बुद्धिमानी की बात नहीं होगी। तो आइए हम आंकड़ों को रटने के बजाय बिहार की अर्थव्यवस्था, बिहार के आर्थिक ताने बाने को जीना सीखते हैं। देखिए, अब इस क्रम में सबसे पहले जो हम चर्चा करेंगे वह है इससे प्रति वर्ष कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। जो अर्थव्यवस्था सेगमेंट है उससे बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 60 से 62वीं बीपीएससी में देखें, ओवरऑल जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था से 4 प्रश्न पूछे गए। 63वीं बीपीएससी में 8 प्रश्न, 64वीं बीपीएससी से 7 प्रश्न, 65वीं से 5, 66वीं से 5, 67वीं में 2, 68वीं में 3, 69वीं में 5, 70वीं में 9 और 71वीं में 6। मतलब स्पष्ट है कि इस सेगमेंट का महत्व लगातार बढ़ रहा है, तो इसको ध्यान में रखकर तैयारी की जानी चाहिए। अब इस भारतीय अर्थव्यवस्था के किन किन खंडों से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, एक बार उन पर दृष्टिपात करते हैं। तो मनी एंड बैंकिंग से एक प्रश्न, मोटे तौर पर 1 से 2 प्रश्न पूछा गया है। कृषि और उद्योग से 2 प्रश्न पूछा गया है, 2, 5, 1 इस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं। बजट से 1 से 4 तक प्रश्न पूछे गए हैं, कभी कभी नहीं भी पूछे गए हैं। और बिहार की अर्थव्यवस्था से कभी 1, कभी 4, कभी 3, कभी 2 प्रश्न पूछे गए हैं। और बिहार का जो आर्थिक सर्वेक्षण है, यहां से भी 3, कभी 1, कभी 5 प्रश्न पूछे जाने की स्थिति रही है। विभिन्न आर्थिक समितियां जो हैं, उनसे भी कभी 2, कभी 1 प्रश्न पूछा गया है। और ओवरऑल देखा जाए तो इस सेगमेंट से, जो अर्थव्यवस्था वाला सेगमेंट है, 15 से लेकर 25 तक प्रश्न पूछे गए हैं। 70वीं बीपीएससी में इससे सर्वाधिक 25 प्रश्न पूछा गया है। ध्यान में रखिएगा, 71वीं बीपीएससी में भी 17 प्रश्न पूछे गए। स्पष्ट है कि यह सेगमेंट बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, जहां कट ऑफ के लिए, कट ऑफ क्रॉस करने के लिए एक एक अंक की मारामारी होती हो, वहां पर 25 प्रश्न, 15 प्रश्न बहुत बहुत मायने रखते हैं। अब आइए हम अर्थव्यवस्था, बिहार की अर्थव्यवस्था, विशेष रूप से हमारी चर्चा का विषय यही है, इसमें जो आने वाला सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट है उसी से शुरुआत करते हैं। बिहार की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, तो कृषि और पशुपालन की क्या स्थिति है बिहार के संदर्भ में, उसी पर चर्चा शुरू करते हैं। आजीविका का मुख्य स्रोत है, लोगों को रोजगार भी प्रदान करने वाला सबसे बड़ा क्षेत्र है ग्रामीण क्षेत्रों में। लेकिन बिहार की कृषि, एक तो भूमि भी बहुत उपजाऊ है, ग्रेट गैंगेटिक प्लेन की अवस्थिति के कारण, लेकिन यहां की कृषि कई प्रकार की समस्याओं से भी ग्रस्त है। उसमें से एक समस्या है छोटी जोत की समस्या, है ना। दूसरा, कमजोर आधारभूत संरचना। बाजार
का, उस बाजार के तंत्र का उस स्तर पर विकसित न होना, है ना। और इसी वजह से बिहार की कृषि अपनी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर पा रही है। जिस स्तर का उत्पादन होना चाहिए, इतना फर्टाइल लैंड होने के बावजूद उस स्तर का उत्पादन नहीं हो पाता है। ठीक है, अब बिहार की कृषि के समक्ष जो इस प्रकार की चुनौतियां हैं, इन्हीं के समाधान हेतु वर्ष 2008 में तत्कालीन सरकार ने बिहार कृषि रोड मैप लागू किया। अभी इसी कृषि रोड मैप के क्रम में चतुर्थ कृषि रोड मैप लागू है, जिसकी अवधि वर्ष 2023 से 2028 के बीच है। ठीक है, इसके अंतर्गत आधुनिक अवसंरचना का विकास, नई तकनीकों को अपनाया जाना और फसल विविधीकरण तथा बाजार, है ना, उत्पादन और उत्पादकता दोनों में ओवरऑल वृद्धि पर जोर दिया गया है। ठीक है, आर्थिक समीक्षा, कुछ आंकड़ों की बात कर लें आप। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार वर्ष 2023-24 में कृषि वानिकी मत्स्य उद्योग के क्षेत्र में जो वृद्धि दर थी इंटरिम 4.5% थी, और अनुमान जो है 2024-25 के लिए 3.8% है ना। इसी अवधि में मत्स्यिकी और जल कृषि में 3.2% की वृद्धि हुई। ठीक है, और जो अनुमान है इसे बढ़ाकर 9.9% दर्ज कर दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़े हम। सकल राज्यगत मूल्यवर्धन जीएसवीए में कृषि का क्या हिस्सा है? कृषि, वानिकी और मत्स्यिकी 23.1% इसकी हिस्सेदारी है ना 2023-24 में। 2024-25 में जो अनुमानित आंकड़े हैं उसके तहत इसका योगदान घटा है, 22.4% आ गया है। इसमें फसल 11.5% कंट्रीब्यूट कर रहा है 2023-24 में, तो 2024-25 में 10.9%। इसी तरह से पशुधन का योगदान 8.1% है 2023-24 में, तो 2024-25 में इसमें भी गिरावट दर्ज की गई और यह 7.8% हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं वानिकी और काष्ठ उत्पादन के संदर्भ में, तो वर्ष 2023-24 में 1.6% इसका योगदान था जीएसवीए में, तो 2024-25 में भी यह 1.6% बना रहा। अब आगे देखें मत्स्यिकी और जल कृषि में 2023-24 का में जहां इसका योगदान 1.9% था, तो 2024-25 में यह 2.1% हो गया। ठीक है, यह बिहार सरकार का ऑफिशियल डेटा है। ठीक है, अब भूमि उपयोग पैटर्न को हम लोग देख लें। बिहार में जो भूमि उपयोग का पैटर्न है उसको देख लें। 2023-24 से 2024-25 में किस प्रकार से परिवर्तन आया वह देख लें। कुल क्षेत्रफल है ना, भौगोलिक क्षेत्रफल 9359.5 है ना बिहार का। इसके अंतर्गत वन भूमि है 621.6 हेक्टेयर और 2024-25 में वन भूमि 621.64 हेक्टेयर है। कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमियां, जिसके अंतर्गत बंजर और अकृषि भूमि, कृषितर उपयोग वाली भूमि है ना शामिल है। इसके अलावा भूमि क्षेत्र और जल क्षेत्र शामिल है ना, वो देख लें हम। वस्तुतः यह वन क्षेत्र होगा, वन क्षेत्र एवं जल क्षेत्र है, उसको हम देख लें। कृषि और अकृषि भूमि जो है वह 2023-24 में 431.7 हेक्टेयर था, तो 2024-25 में भी लगभग यही स्थिति रही, 431.72 हेक्टेयर था थी यह भूमि। कृषितर उपयोग वाली भूमि कितनी थी? तो 1742.9 हेक्टेयर 2023-24 में, तो 2024-25 में इसमें कमी आई और यह 1731.14 हेक्टेयर हो गया। वन क्षेत्र 1371 हेक्टेयर है 2023-24 में, तो 2024-25 में 1371.49 हेक्टेयर हो गया। फिर अकृषित क्षेत्र देखें हम, तो 371.9
हेक्टेयर है 2023-24 में, तो 2024-25 में यह 359.65 प्रति हेक्टेयर हो गया है ना। इसके अलावा अकृष्ट भूमि को हम देखें जिन पर कृषि न की जा रही हो, है ना, प्रति भूमि क्षेत्र को छोड़कर, तो अस्थाई चारागाह और बागानी भूमि को देख लें वह कितना है। अस्थाई चारागाह है 14.8 हेक्टेयर 2023-24 में, तो 2024-25 में 14.89 हेक्टेयर है। फिर बागानी भूमि 250.9 हेक्टेयर है 2023-24 में, तो 2024-25 में 247.99 हेक्टेयर है। ठीक है, आगे देखें हम प्रति भूमि। प्रति भूमि कितना है ये देखें। वर्तमान प्रति भूमि 784.4 हेक्टेयर है ना 2023-24 में, तो 2024-25 में 714.50 हेक्टेयर हो गया। मतलब स्पष्ट है कि जो यह प्रति भूमि थी उसमें कमी आई है ना। अन्य प्रति भूमि 155.5 हेक्टेयर थी 2023-24 में, तो 2024-25 में 142.3 हेक्टेयर है ना। कुल अकृष्य भूमि जो है वह 4,045.6 हेक्टेयर थी 2023-24 में, तो अब कमी आई है उसमें, अब 3947.61 हेक्टेयर अकृष्य भूमि जिस पर कृषि न की जाती हो हुई है। अकृष्य भूमि की मात्रा में कमी आई है ना। शुद्ध बुआई क्षेत्र 5313.8 हेक्टेयर था पहले, अभी जो है उसकी मात्रा 5411.96 हेक्टेयर हो गई है। सकल बुआई क्षेत्र हम देखें तो 7835.5 हेक्टेयर था यह 2023-24 में, तो अब यह 8207.27 हेक्टेयर हो चुका है। फसल इंटेंसिटी, क्रॉप इंटेंसिटी को हम देखें तो 1.47 हेक्टेयर था है ना वर्ष 2023-24 में, अब वह 101.52 हेक्टेयर हो गया है। ठीक है, अब आगे बढ़े। अब आगे बढ़े हम। ठीक है, उस टेबल को देख लीजिएगा, उपयोगी हो सकता है आपके लिए। वर्ष 2024-25 में कुल फसल क्षेत्र का 95.2% भाग खाद्यान्न फसलों की खेती के अंतर्गत रहा, जबकि इसी अवधि में अनाज के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का अनुपात बढ़कर 89.2% हो गया। वर्ष 2024-25 में कुल अनाज उत्पादन में चावल, गेहूं, मक्का का संयुक्त योगदान 99.9% रहा है ना। चावल की उत्पादकता 3062 हेक्टेयर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हुई से घटकर यह 297 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर 2024-25 में रह गई। चावल की उत्पादकता में कमी आई है। देखिए, थोड़ी सी तुलना कर लेते हैं। चीन में प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादन कितना है पता है आप लोगों को? लगभग 7200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है, और उसके बरक्स आप बिहार में देख लीजिए तो वही 2900 से 3000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादन है। जबकि हमारे यहाँ की जो भूमि है वह बहुत उपजाऊ है, तब यह स्थिति बनी हुई है। बहुत बड़ा फासला है। ठीक है, वर्ष 2024-25 में धान के कुल क्षेत्रफल का 7.5% है ना बढ़ा, धान की खेती में वृद्धि हुई, और अब यह 3344.7 हजार हेक्टेयर हो गया है। बिहार में रोहतास जिला जो है वह चावल की खेती में, चावल के उत्पादन और उत्पादकता दोनों के संदर्भ में अग्रणी है। वस्तुतः हरित क्रांति का जो द्वितीय चरण आया, तो जिसमें चावल पर अधिक बल दिया गया था, उसके अंतर्गत रोहतास जिला सर्वाधिक लाभान्वित हुआ था।
चावल की खेती के लिए अनुकूल दशाएं जैसे नहर द्वारा सिंचाई वगैरह उपलब्ध करवाई गई और इस वजह से यह क्षेत्र चावल उत्पादन में अग्रणी है। ठीक है, अब आइए कुछ और चीजों को देख लें हम लोग, है ना। राज्य के कुल चावल क्षेत्रफल में रोहतास जिले का योगदान 7.2% है तथा कुल चावल उत्पादन में 10.7% इसका योगदान है। ठीक है, रोहतास जिला कुल गेहूं क्षेत्रफल और कुल उत्पादन दोनों में अग्रणी रहा है। गेहूं का भी उत्पादन यहां पर रोहतास में बहुत होता है और यह नंबर 1 पर है पूरे बिहार राज्य में। मक्का उत्पादन में पूर्णिया, अररिया, कटिहार, बेगूसराय, समस्तीपुर अग्रणी है ना। इन 5 जिलों का योगदान जो है ना पूरे क्षेत्रफल का 50.6% है और कुल उत्पादन का 58.1% रहा है मक्का उत्पादन के संदर्भ में पूर्णिया, अररिया, कटिहार, बेगूसराय और समस्तीपुर का। ठीक है, अब आइए कुछ और तथ्यों को देख लें जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे यह देखिए, जोतों की परिभाषा से संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। 63वीं बीपीएससी में एक प्रश्न पूछा गया था, है ना, सीमांत जोत किसे कहते हैं? तो 1 हेक्टेयर से कम का जो क्षेत्रफल है ना, वह सीमांत कृषक, जिस कृषक के पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है वह सीमांत कृषक के रूप में जाना जाएगा। लघु किसान किसे कहेंगे? तो 1 से 2 हेक्टेयर की जमीन जिसके पास है वह लघु किसान की श्रेणी में आएंगे। अर्ध मध्यम 2 से 4 हेक्टेयर, मध्यम 4 से 10 हेक्टेयर और वृहद 10 हेक्टेयर से कम। तो यहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना हमेशा बनी रहती है। इस चार्ट को, इस टेबल को याद कर लीजिएगा। अब देखिए कुछ और चीजों को देख लें, एक और तालिका है, देख लें वहां से हम लोग फसलों का पैटर्न देखें। तो खाद्यान्न के अंतर्गत जानते ही हैं 7104.7 हेक्टेयर जो है कृषि भूमि आती है। कुल कृषि भूमि का 95.2% इसी के अंतर्गत है। ठीक है, अनाज में, इसमें अनाज सर्वाधिक 6660 है ना, मतलब 89.2% उत्पादन अनाज का होता है। इसमें दलहन 444.7 हेक्टेयर क्षेत्र में, मतलब 6%, है ना, 6%। ठीक है, तिलहन 107.1, इसका योगदान है 1.4%। रेशेदार फसलें जैसे जूट, है ना, यह 59.8 हजार हेक्टेयर में है क्षेत्रफल इसका, 59.8 हेक्टेयर में, और यह जो है योगदान देता है 0.8%। ईख 192.6 और कंट्रीब्यूशन है 2.6%, है ना। तो ये स्थिति है। अब आगे चलें, हम कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों को देखें। बिहार में जो महत्वपूर्ण फसलें हैं उत्पादित होती हैं वह कौन कौन है? तो धान, गेहूं, मक्का, मोटे अनाज, जौ, ज्वार, बाजरा का उत्पादन बिहार में होता है। ठीक है, सर्वाधिक उत्पादन धान का होता है ना। 2024-25 के आंकड़ों को देखिए, 2023-24 के आंकड़ों को देखिए, लगभग सेम स्थिति है। मतलब यहां पर धान के उत्पादन में थोड़ी वृद्धि हुई है 2024-25 में 2023-24 के बरक्स। ठीक है, कुल अनाज उत्पादन में, क्षमा चाहता हूं, कुल अनाज उत्पादन में वृद्धि हुई है। धान के उत्पादन में हम देखें तो इसमें 2023-24 की तुलना में 2024-25 में कमी आई है। गेहूं के उत्पादन में 2023-24 की तुलना में 2024-25 में वृद्धि हुई है। कुल मक्के के उत्पादन में 2023-24 की तुलना में 2024-25 में वृद्धि हुई है। कुल मोटे अनाज के उत्पादन में 2023-24 की तुलना में 2024-25 में काफी वृद्धि हुई है ना। मोटे अनाजों को कई बार सुपर फूड की भी अब संज्ञा दी जा रही है, रुझान बढ़ रहा है इसके उत्पादन की दिशा में। बिहार में भी काफी कुछ किया जा रहा है। ठीक है, जौ को हम देखें तो जौ के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। ज्वार के उत्पादन में कमी आई है, मामूली सी कमी आई है। 1075 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादन ज्वार का हो रहा था, जो उत्पादकता थी वह घटकर 1073 हुई है। बाजरे का उत्पादन
1138 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर था 2023-24 में, तो अब 2024-25 में यह 1042 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो चुका है। अब आगे बढ़िए, कुछ और फसलों की तरफ हम रुख करें। ठीक है, रागी रागी के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है 2023-24 की तुलना में 2024-25 में। दलहन उत्पादन में भी वृद्धि हुई है, दलहन की बहुत ज्यादा मांग हुई है, मामूली वृद्धि हुई है लेकिन हुई है। 846 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का उत्पादन हो रहा था 2023-24 में, तो अब यह बढ़कर 882 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो चुका है ना। रबी दलहन 844 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर था, है ना, 2023-24 में, तो अब बढ़कर 888 हो गया है। चना 974 था 2023-24 में, तो अब उसमें वृद्धि हुई है, अब यह 1045 हो चुका है। मसूर 813 था 2023-24 में, तो 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 2024-25 में यह 1030 हो चुका है। मटर का उत्पादन 1123 था 2023-24 में, तो 2024-25 में यह 1138 हो चुका है। इसी प्रकार से मूंग देखें तो 708 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता था 2023-24 में, तो अब बढ़कर घटकर 595 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हुआ है। तिलहन के संदर्भ में देखें तो सर्वाधिक उत्पादन सरसों का होता है। तिलहन का उत्पादन 1162 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, अब यह 1161 हुआ है, थोड़ी कमी आई है ना। अब सरसों सर्वाधिक 1263 है 2023-24 में, 2024-25 में कमी आई है। मूंगफली 1022 था 2023-24 में, अब यह घटकर 1133 हो नहीं बढ़कर 1133 हो गया है 2024-25 में। जूट का उत्पादन 2667 था 2023-24 में, अब घटकर 2576 हो गया है। इसी प्रकार से ईंख जो है 67,483 था 2023-24 में, अब 6391 हो गया है 2024-25 में घटकर। आगे बढ़े, हम बागवानी फसलों को देखें। बागवानी फसलों के अंतर्गत क्या आते हैं इसे देखें। बागवानी फसलों के अंतर्गत सब्जियां, फूल, मसाले, औषधियां, सुगंधित पौधे, बागानी फसलें, मखाना, शहद और मशरूम शामिल है ना। कुल बागवानी क्षेत्र के लगभग 1/4 पर फलों और लगभग 60% पर सब्जियों की खेती की जाती है। 1/4 पर फल और 60% पर सब्जी की खेती की जाती है। बिहार का मगही पान जीआई टैग प्राप्त कर चुका है। बहुत ही मतलब इसकी विशेषता यह होती है कि मुंह में रखते ही यह घुल जाता है, इसमें रेशा वगैरह नहीं होता है। इसके अलावा मतलब मगही पान के अलावा और भी उत्पाद हैं जिनको बिहार के जिनको जीआई टैग प्राप्त हुआ है, इन पर आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। इन उत्पादों में जर्दालू आम भागलपुर का, कतरनी चावल, इसके अलावा शाही लीची मुजफ्फरपुर का, ये मखाना, इन सब को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। अब मगही पान के उत्पादन के लिए विकास के लिए 6 पान उत्पादक जिले हैं, नालंदा, नवादा, गयाजी, औरंगाबाद, शेखपुरा और वैशाली। इन जिलों के जो इच्छुक किसान हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान करके पान के उत्पादन को, मगही पान के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ठीक है, बिहार चौथा सबसे बड़ा राज्य है जिसका देश में शहद उत्पादन में सबसे बड़ा बहुत बड़ा योगदान है। 12.3% योगदान देता है शहद उत्पादन में बिहार राष्ट्रीय स्तर पर, है ना। राज्य में फलों और सब्जियों के उत्पादन के लिए 2 उत्कृष्टता केंद्र हैं, एक वैशाली में देसरी और नालंदा में चंडी। याद रखिएगा, फलों और सब्जियों के उत्पादन हेतु 2 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं बिहार में। एक है वैशाली में देसरी और दूसरा है नालंदा में चंडी। ठीक है, आम, शुष्क भूमि बागवानी और मटर, प्याज, आलू, टमाटर के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। आगे चलिए, कुछ और चीजों को हम लोग देखें। देखिए, बिहार अभी तक 4 कृषि रोडमैप लागू कर चुका है।
पहला कृषि रोड मैप 2008 से 12 के लिए लागू किया गया था, 4 वर्ष की अवधि। दूसरा कृषि रोड मैप 2012 से 17 के लिए लागू किया गया था। तीसरा कृषि रोड मैप 2017 से लेकर 2023 तक के लिए, और चौथा कृषि रोड मैप 2023 से 2028 तक के लिए लागू किया गया है। कृषि रोड मैप का यही उद्देश्य है कि कृषि के उत्पादकता में वृद्धि की जाए, कृषि की जो स्थिति अलाभकर बनी हुई है वह लाभकर बने, कृषकों को प्रोत्साहन मिले, उन्हें बाजार तक पहुंच मिले, उन्हें तकनीकी और नवाचार तक पहुंच मिले, जिससे उनके उत्पादन में वृद्धि हो, उत्पादकता में वृद्धि हो, और उन कृषकों की अल्टीमेटली जो वित्तीय स्थिति है उसमें सुधार हो। ठीक है, अभी तक बिहार को कुल 5 कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। 2011-12 में चावल के लिए मिला था, 2012-13 में गेहूं के लिए मिला था, 2015-16 में मक्का और मोटे अनाज के लिए, 2016-17 में भी मक्का और मोटे अनाज के लिए, तो 2017-18 में गेहूं के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार बिहार को प्राप्त हुआ था। अब आगे चलिए, देखिए कृषि में उत्पादन अधिक हो, उत्पादकता अधिक हो, इसलिए अंधाधुंध हम लोगों ने क्या किया, जो रासायनिक खाद हैं और कीटनाशक हैं उनका प्रयोग करना शुरू कर दिया। इसका दुष्प्रभाव मानवीय स्वास्थ्य पर तो पड़ ही रहा है, साथ ही जो भूमि की उर्वरता है वह लगातार दुष्प्रभावित हो रही है, भूमि लगातार बंजर होती जा रही है। ठीक है, अब इसी को ध्यान में रखते हुए जैविक कॉरिडोर कार्यक्रम शुरू किया गया। गंगा के तटवर्ती जो 13 जिले हैं उसमें जैविक कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, जिसके अंतर्गत पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, वैशाली, सारण, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, भागलपुर, खगड़िया, मुंगेर और कटिहार शामिल हैं इस जैविक कॉरिडोर के अंतर्गत। ठीक है, तो यह स्थिति है। जैविक खादों का प्रयोग किया जाएगा, कीटनाशकों का प्रयोग किया जाएगा, जिससे भूमि की उर्वरता पर नकारात्मक प्रभाव ना हो, भूजल दूषित ना हो, और जो यह रासायनिक कीटनाशक हमारी खाद्य श्रृंखला में आते जा रहे हैं, हमारे स्वास्थ्य को दुष्प्रभावित करते जा रहे हैं, उससे भी हम लोग बच सकें। आगे देखिए, ऋतुओं के आधार पर अगर हम बिहार की फसलों का वर्गीकरण करें तो रबी फसल अक्टूबर-नवंबर में इसकी बुआई का समय होता है, और कटाई का समय मार्च-अप्रैल। इसमें कौन कौन सी फसल आती है, तो गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, राई, आलू, है ना। अब इसकी विशेषता क्या है, सर्दी की फसल है, सिंचाई इसमें आवश्यक होती है। दूसरा है खरीफ फसल, जून जुलाई में इसकी बुआई हो जाती है, सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। इसमें कौन, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक भी कटाई होती है। इसके अंतर्गत धान, मक्का, गन्ना, ज्वार, बाजरा, कपास उगाता है। 71वीं बीपीएससी में इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। संभव है इन फसलों को कि कौन सी रबी फसल है, कौन सी खरीफ फसल है, इन पर आधारित प्रश्न आगे भी पूछे जाएं। ठीक है, मानसून पर बहुत अधिक निर्भर रहना पड़ता है, और मानसून आजकल बेहद अनिश्चित हो चुका है। कभी अतिवृष्टि की स्थिति है, बहुत अधिक वर्षा की स्थिति है, तो कभी सुखाड़ की स्थिति है, और इसी वजह से बिहार की कृषि लगातार दुष्प्रभावित हो रही है। उत्तर बिहार में खरीफ फसलों की खेती अधिक होती है ना। और दूसरा यह मानसून की पर निर्भरता के कारण भी दुष्प्रभावित होती है। जायद फसल मार्च जून की अवधि में बुआई और मई जून में कटाई, है ना। इन जायद फसलों में तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, करेला, मूंग, उड़द शामिल है ना। तो हमने देख लिया। अब इसकी विशेषता क्या है, रबी और खरीफ के बीच है, पूर्णतः सिंचाई पर निर्भर है, और यह कैश क्रॉप है, बिहार के कृषकों की आय का बहुत बड़ा जरिया है यह। तो हमने देख लिया ऋतु के आधार पर फसलों की स्थिति को, यहां से भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। अब बिहार की फसलों के संदर्भ में जो जीआई टैग है उसे हम देखें, है ना। किन किन फसलों को जीआई टैग, किन किन उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, यह देख लें। देखिए, शाही लीची मुजफ्फरपुर का है, इसे जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। भागलपुर का जर्दालू आम भागलपुर का ही है
है ना। इसके अलावा कतरनी चावल भागलपुर और बांका में इसका उत्पादन होता है मुख्य रूप से। मिथिला का मखाना दरभंगा, मधुबनी, जो मिथिला सीतामढ़ी वगैरह जो क्षेत्र है ना, वहां पर मखाना का उत्पादन होता है। मघी पान, मघी पान मगध का जो गया क्षेत्र है और नवादा, औरंगाबाद, नालंदा, वहां पर इसका उत्पादन होता है। और देखिए इस जीआई टैग से प्रश्न पूछा गया है 68वीं बीपीएससी में, है ना। मरचा चावल, मरचा चावल यह पश्चिम चंपारण में, जिसका मुख्यालय बेतिया है, वहां पर इसका उत्पादन होता है। मधुबनी पेंटिंग, है ना, लोक कला का बेजोड़ नमूना मिथिला क्षेत्र में, जो दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सीतामढ़ी, सुपौल वगैरह के जो क्षेत्र हैं वहां पर यह मधुबनी पेंटिंग प्रचलित है। भागलपुरी सिल्क, है ना, इसे तसर सिल्क भी कहते हैं भागलपुर के क्षेत्र में। सिक्की घास उत्पाद, यह मिथिला क्षेत्र मुख्य रूप से मधुबनी और दरभंगा में। सुजनी कढ़ाई, यह मुजफ्फरपुर और मधुबनी में प्रचलित है। खटवा एप्लिक वर्क, यह मिथिला क्षेत्र मुख्य रूप से सीतामढ़ी और मधुबनी में प्रचलित है। मंजूषा कला, यह भागलपुर का है। पत्थर कट्टी और स्टोन आर्ट, यह गया जी की है क्या है। और इस सब को जीआई टैग मिल चुका है। ऊपर वाले ये सब कृषि उत्पाद हैं और नीचे ये सब हस्तशिल्प हैं, ठीक है। सिलाव खाजा, यह खाद्य पदार्थ है, बहुत ही टेस्टी होता है। कभी पटना जाइए, वहां पर भी सिलाव खाजा मिल जाएगा। राजगीर और नालंदा की यात्रा पर जाते हैं, वहां पर भी मिल जाएगा। नालंदा का जो सिलाव क्षेत्र है वहां इसका उद्गम है ना। अब हमने देख लिया किस किस उत्पाद को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। अब सिंचाई हम देखें, ठीक है। बिहार में सिंचाई के प्रमुख साधनों में नहर, नलकूप, पैन, तालाब, कुआं वगैरह प्रमुख है। कृषि योग्य भूमि जितनी है उसका लगभग 61% हिस्सा ही सिंचित है ना। रोहतास में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है और शिवहर में सबसे कम। रोहतास में 4.32 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित है, जबकि शिवहर में मात्र 0.25 लाख हेक्टेयर सबसे कम सिंचित क्षेत्र है ना। ठीक है। 2024-25 में लघु जल संसाधनों में सिंचित तालाबों से 28.9%, नलकूपों से 74.9% की वृद्धि हुई है। तालाब से सिंचित क्षेत्र में वृद्धि हुई है 2024-25 में लगभग 28.9%, और वहीं जो है नलकूप से 74.9%। नलकूपों से सर्वाधिक सिंचित जिला है कौन? समस्तीपुर, उसके बाद सीतामढ़ी, फिर नालंदा। और नहरों से सिंचाई सबसे अधिक कहाँ है? तो रोहतास नंबर 1 है ना, उसके बाद पश्चिम चंपारण, फिर औरंगाबाद, है ना। नहरों से सिंचित क्षेत्र है ये, है ना। अब सिंचाई क्षमता की स्थिति को देख लें, यहां से भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। देखिए, वृहद और मध्यम सिंचाई, इसका जो चरम सीमा है बिहार में 53.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में हो सकता है ना, जबकि अभी तक 28.1 लाख हेक्टेयर जो है इसके द्वारा सिंचित क्षेत्र है। 28.9% क्षमता अभी भी अप्रयुक्त है। लघु सिंचाई, इसका एक्सट्रीम जो क्षमता है 64.0 लाख हेक्टेयर, यह सिंचाई इसके माध्यम से संभव है। अभी सृजित क्षमता मात्र जो है यह 49.99 लाख हेक्टेयर है। 44.99 लाख हेक्टेयर अभी भी इस अप्रयुक्त है। भूतल सिंचाई 15.44 लाख हेक्टेयर, सृजित क्षमता 12.85 लाख हेक्टेयर, और प्रयुक्त क्षमता जो है वह 11.56 लाख हेक्टेयर है। भूजल सिंचाई देखें तो 48.57 इसका चरम सीमा है। सृजित क्षमता है 37.14 और प्रयुक्त क्षमता है ना 33.43 लाख हेक्टेयर। आगे बढ़े, कुछ परियोजनाओं को देख लें। वर्ष 2024-25 में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना में केंद्र का 60% तथा राज्य का 40% योगदान है। परियोजना का कार्य 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। प्रथम चरण में 1833.42 किलोमीटर लंबी
मौजूदा नहर प्रणाली की मरम्मत और आधुनिकीकरण किया जाएगा। इसका लक्ष्य 2028 तक पूरा किया जाएगा। वहीं दूसरे चरण में उग्रनाथ, बिदेश्वरनाथ, काकर घाटी नहरों का विस्तार किया जाएगा। परियोजना के पूर्ण होने पर 22.6 लाख हेक्टेयर कृषि कमांड क्षेत्र विकसित होगा और सिंचाई क्षमता 135% हो जाएगी। इससे दरभंगा, मधुबनी, नेपाल, सुनसिरी, सप्तरी लाभान्वित होंगे और परियोजना के मार्च 2029 तक पूर्ण होने की पूर्ण संभावना है। ठीक है, हमने देख लिया सिंचाई की स्थिति को। पशुपालन के संदर्भ में हम आए। लोगों की आजीविका का कृषि और पशुपालन ही आधार है। पशुपालन में मुख्य रूप से गाय, भैंस वगैरह का, बैल वगैरह का को पालते हैं लोग, है ना। यह क्षेत्र दुग्ध और डेयरी उत्पादन का आधार है और ऑपरेशन फ्लड का जब आरंभ हुआ, दुग्ध उत्पादन को संस्थागत स्वरूप प्रदान करने की अखिल भारतीय पहल प्रारंभ हुई। दूध उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में कोशिश की गई तो वर्ष 1983 में बिहार में भी कॉम्फेड की स्थापना की गई। आज यह कॉम्फेड जो संगठन है, इसको आम बोलचाल की भाषा में इसके प्रसिद्ध ब्रांड सुधा के नाम से जानते हैं, है ना। यह ब्रांड राज्य भर में दूध और दुग्ध उत्पादनों का यह एक बहुत बड़ा इसका नेटवर्क बन चुका है। व्यापक बाजार यह संचालित कर रहा है। कॉम्फेड ने पटना में 5580 दुग्ध समितियों को गठित किया है। ठीक है, दुग्ध उत्पादन क्षेत्र के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बिहार में वर्ष 2024-26 के लिए 128.53 लाख मीट्रिक टन दुग्ध उत्पादन को बढ़ाकर 2028 तक 159.9 लाख मीट्रिक टन किए जाने का टारगेट रखा गया है। ठीक है, बढ़ते उत्पादन के कुशल प्रबंधन हेतु प्रसंस्करण क्षमता को बढ़ाकर 48.55 लाख लीटर प्रतिदिन से बढ़ाकर 51.7 लाख लीटर प्रतिदिन करने का लक्ष्य रखा गया है। अब दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने भी कुछ योजनाओं को लागू किया है, जिसमें देसी गोपाल प्रोत्साहन योजना प्रमुख है। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय है ना, 2 के तहत 7 निश्चय है, उसके निश्चय 2 के तहत राज्य सरकार ने 7 निश्चय 2 के तहत देसी गोपालन प्रोत्साहन योजना के लिए 2025-26 में 36.83 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इसका उद्देश्य स्वरोजगार बढ़ाना, पशुपालकों की आय में वृद्धि करना और देसी गायों को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत साहीवाल, गिर, थारपाकर नस्ल की 2 या 4 गायों वाली गव्य इकाइयों को स्वीकृत की जाती है। अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को 75% तथा अन्य पशुपालकों को 50% सब्सिडी मिलती है। ठीक है, अब तक 2042 गव्य इकाइयां स्थापित की जा चुकी हैं, जिससे छोटे पशुपालकों की आय और देसी गायों की संख्या दोनों बढ़ रही है ना। अब मुर्गी पालन के संदर्भ में हम स्थिति देख लें। बिहार में लोगों की आजीविका का आधार है ना, कृषि एवं जो अनुषंगिक क्रियाएं हैं उसमें पशुपालन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन और जलज कृषि की बहुत बड़ी भूमिका है ना। बहुत तेजी से विकसित होता हुआ क्षेत्र है यह। छोटे और सीमांत किसान जो हैं उनके लिए आय और आजीविका का बहुत महत्वपूर्ण साधन हो चुका है ना। बिहार में वर्तमान में अंडा उत्पादन कितना हो रहा है? 34,400.5 लाख अंडा प्रतिदिन का उत्पादन बिहार में हो रहा है और मांस उत्पादन जो मुर्गा का है 4.04 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष हो रहा है। ये सॉरी प्रतिदिन नहीं, प्रति वर्ष नोट कीजिएगा अंडा उत्पादन के संदर्भ में। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2028 तक अंडा उत्पादन को हम बढ़ाकर 62,205 लाख प्रति वर्ष कर दें, है ना। तो मांस उत्पादन को 494 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष कर दें, है ना। तो हमने कुक्कुट पालन की स्थिति या मुर्गी पालन की स्थिति को देख लिया। अब देखें हम मत्स्य पालन या जलज कृषि जो है उसे देखें। बिहार में मत्स्य पालन में लगातार वृद्धि हो रही है। वर्ष 2024-25 में मछली उत्पादन
959.76 हजार टन रहा, जो 2023-24 में 883.13 हजार टन से 9.9% अधिक है। मधुबनी, पश्चिम चंपारण, दरभंगा, समस्तीपुर, कटिहार जिलों का इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली ने उत्पादन की निरंतरता बनाए रखी है, जबकि नवादा, जमुई और शिवहर ने मामूली सुधार दिखाकर संतुलित विकास सुनिश्चित किया है। विशेष रूप से मधुबनी में 18.83 हजार टन बढ़ा है और नवादा और जमुई उच्च वृद्धि करने वाले जिले बन गए हैं, है ना। 2022-23 में राज्य का मछली उत्पादन 8.91 लाख टन था, जो वर्तमान में 9.17 लाख टन हो गया है। ठीक है, सरकार ने इसे 2028 तक 12.7 लाख टन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। बिहार राज्य में, उत्तर बिहार में जो सिंघाड़ा होता है और कमल, उसकी भी खेती किसानों के अतिरिक्त आय का महत्वपूर्ण जरिया बन चुकी है। तो हमने देखा मत्स्य पालन और जलज कृषि के संदर्भ में बिहार की क्या स्थिति है, क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं मधुमक्खी पालन या मधु उत्पादन। ठीक है, बिहार में मधुमक्खी पालन या मधु पालन की जो स्थिति है, यह उभरता हुआ क्षेत्र है। लगभग 22,587.25 मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन के साथ बिहार देश में चौथे स्थान पर है और राष्ट्रीय उत्पादन में 12% से अधिक योगदान दे रहा है। तो आज हमने देखा बिहार की आर्थिकी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। कुछ और तथ्य हैं, इसे देख लें। राज्य के मुजफ्फरपुर लीची और शहद, वैशाली और समस्तीपुर मतलब प्रमुख उत्पादक जिले हैं, जबकि पटना, नालंदा में सरसों का शहद, है ना, लीची शहद का उत्पादन मुजफ्फरपुर में, वैशाली समस्तीपुर में भी शहद का उत्पादन है बहुत अच्छा। नालंदा में सरसों शहद का बड़े पैमाने पर उत्पादन, शहद का बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है और यह रोजगार के अद्भुत अवसरों के कारण इसे कई बार मीठी क्रांति के नाम से भी अभिहित किया जाता है। इससे संबंधित प्रश्न 67वीं बीपीएससी में पूछा गया है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम अपनी इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे और कल बिहार में ऊर्जा की स्थिति पर चर्चा करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, इस वीडियो को ठीक से देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक फैलाइए। धन्यवाद।